दूसरा है अनुक्रमात्मक विधियां क्या है, पेज 29। अनुक्रम का तात्पर्य अनुसूत क्रिया है। निरंतर का तात्पर्य वर्तमान क्रिया का तात्पर्य यह है। अनुबंध का तात्पर्य अनुक्रमात्मक विधियों की स्वीकृति क्रिया है। अनुबंध माने, अनुबंध का एक परिभाषा है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा माने क्या? जो ये बड़े क्रम, अस्तित्व में पूरा क्रम है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है जिसको अपन दिव्य मानव बोलेंगे, उनका एक आचरण है, फिर देव मानव है, ये एक क्रम है। उस क्रम में जीने के लिए स्वीकृति बनना, यह है अनुबंध। उस क्रम को मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये श्रेष्ठ है, ये उससे श्रेष्ठ है, ये उससे श्रेष्ठ है। अभी हमने क्या स्वीकारा हुआ है? पैसे के आधार पर समाज में एक प्रकार का क्रम बना हुआ है, ये श्रेष्ठ, ये उससे कम, ये उससे कम। पद के आधार पर एक प्रकार का बना हुआ है, यश के आधार पर। पांचों चीज जो है ना, रूप है, बल है, पद है, धन है, यश है, इसके आधार पर एक प्रकार का समाज बना हुआ है। ये समाज अमानवीय समाज है। इसमें जो बड़े पद पे है, बड़े यश पे है, वो भी दुखी है, जो छोटे में वो भी दुखी है, और उसी में एक दूसरे का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ये सिस्टम है हमारे अंदर, वो फीड हो गया बचपन से, जीते 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 जीते। और मध्यस्थ दर्शन इससे भिन्न स्थिति को कह रहा है। एक व्यक्ति पूर्णता के लिए कहां पहुंचा? पूर्णता में 4 स्टेप है। व्यवसाय में पूर्णता माने समृद्धि, व्यवहार में पूर्णता माने अभय, विचार में पूर्णता माने समाधान, विचार अनुभव में पूर्णता माने आनंद। इस क्रम में पूरी दुनिया में कौन कहां है वो पहचानना, मैं कहां हूं वो पहचानना, उसके आधार पर व्यवहार को करना। एक तो पद, धन, यश के आधार पर सिस्टम बना हुआ है, उसको हम लोगों ने स्वीकार लिया, बचपन से पढ़ के, सुन के, बोल के स्वीकार लिया। दूसरा, एक अस्तित्व में जो जागृति क्रम और जागृति की जो स्थितियां हैं, उसमें समृद्धि व्यवसाय के द्वारा, व्यवहार के द्वारा अभय। जैसे मैं और आप बात करते हैं, आप मेरे से डरते हैं, या मैं आपसे डरता हूं, या घृणा करता हूं, या द्वेष करता हूं, बेसिकली ये है अभय या भय। इस जगह में मूल्यांकन कर पाना। तीसरा, विचारों में समाधान, और चौथा अनुभव। ये जो 4 स्थितियां हैं, इसमें पूरा समाज आज भी है। जागृति क्रम में देखेंगे, इस रूप में मूल्यांकन कर पाना, यहां तक जो इससे कम है, यहां तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रहा है, वो मूल्यांकन कर पाना। मान लीजिए मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं, तो उसका एक वैल्यू। ये मेरे से आयु में छोटी है, मेरे से अधिक प्रयास कर रही, तो इनका वैल्यू हमसे ज्यादा हो गया, है ना। तो ये क्या है? इस क्रम में जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम अस्तित्व सहज जागृति के अर्थ में सेट है। इसको मैं स्वीकार कर पाता हूं, इसका नाम है अनुक्रम को स्वीकारना, इसका नाम है अनुबंध। तो मतलब अनुक्रम ऐसे जो बिल्कुल कहीं नहीं है, जो है कहीं और उससे आगे का प्रयास कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन उससे अधिक और फिर सबसे अधिक, ऐसा ये क्रम को कहते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये हम तो इन चारों आयामों में जागृति की तरफ जाना। हाँ, हाँ। सिंपल मतलब हो गया कि हमें जागृति की तरफ जाना है और जागृति की निरंतरता चाहिए। हाँ। यही अनुभव। उसमें जो आगे पहुंच गया है वो सबसे ऊपर, जो पहुंच गया है या उसके करीब है, या पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है, या कोई सोच रहा है अभी कोशिश नहीं कर रहा है, उस क्रम से बनेंगे। तो भैया ये चारों आयामों का क्यूमुलेटिव में कहां पर है? हाँ, ऐसा नहीं कि आयामों का भी कोई क्रम नहीं, अनुभव देखिए लास्ट है। ये तीनों हो जाएं, व्यवसाय, व्यवहार, विचार हो जाए तो अनुभव अपने आप होगा। हम सोच, फॉर एग्जांपल, व्यक्ति व्यवहार में काफी पुष्ट हैं और व्यवसाय नहीं, व्यवहार में पुष्ट ने कैसे मान लिया? अच्छी भाषा बोल लेता है, शिष्टाचार को कर ले, अच्छी कैसे मानेंगे?
मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी बोल लेता हूँ माने मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ, आपसे नहीं बनती है माने आपका व्यवहार कमजोर, ऐसा नहीं है ना। भाषा एक भाग जरूर है, लेकिन आपसे छत्तीसगढ़ी नहीं बनती इसलिए आपका व्यवहार कमजोर है, ऐसा थोड़ी माना जाएगा। तो फाइनली आप उन दोनों लोग जब साथ बैठते हैं, दोनों को अभय लगता है कि नहीं लगता है, यह है व्यवहार ना। और ये दो ऐसे ही व्यक्ति कर पाएंगे जो व्यवसाय में पहले से ही समृद्ध होंगे ही। भाई अभी पूरा खिचड़ी मिलेगा। तो अनुक्रम फिर आप अब अभी जिसके पास ज्यादा है वो भी समृद्ध नहीं है, जिसके पास नहीं है कई बार वो उससे ज्यादा दिखता है। यदि आप उदारता को देखोगे इसी समाज में, यही गांव में उठा के देखिए या बाजार में जाके देखिए कौन चीज किस चीज को खरीद रहा है, तो जिसके पास ज्यादा चीज है, पैसा है, वो बढ़िया चीजों को खरीद रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। उदारता को देखेंगे, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा उदारता पूर्वक बांट रहा है, ऐसा नहीं दिखेगा। जिसके पास कम है वो अधिक दिख जाएगा आपको, है ना। तो मूल्यांकन आप कैसे करोगे, किसके पास ज्यादा है, बैंक में रखा हुआ है कि एक आदमी दे रहा है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन होगा। व्यवहार का मूल्यांकन यही है ना, धीरता का, वीरता का, उदारता का, या दयापूर्ण कार्य का, सेवा का। तो ये जो अनुक्रम है भैया, ये मतलब वही जागृत समाज सुपरलेटिव सेंस में तब आइडेंटिफाई होगा। हाँ, अनुक्रम हाँ, अभी की स्थिति में अनुक्रम है नहीं। अभी की स्थिति में हम जो करेंगे, इन पुस्तकों का अध्ययन करके हम तार्किक रूप से पहचानने की कोशिश करेंगे, तार्किक रूप से कि ये श्रेष्ठ है, इससे और श्रेष्ठ है, ये उससे और श्रेष्ठ है, ये उससे और श्रेष्ठ है, ये घटिया, ये और घटिया, ये और घटिया। एक तो ये स्केल हमारे मन में सेट होगा, दूसरा ये स्केल हमको फिर फाइनली लोगों में दिखेगा। मतलब व्यवहार प्रमाण का मतलब क्या, मैं आपको भी इस स्केल में देख सकूं, अपने आप को भी इस स्केल में देख सकूं, इनको भी देख सकूं, इसके बाद फिर ये भी देख सकूं ये मेरे से अधिक है तो उसका मैं वैसे भाव मेरे अंदर होगा, ये मेरे से कम है तो उसके प्रति पूरक होने का भाव होगा, ये कोई मेरे से आगे है उसके लिए मैं उससे सीखने समझने के लिए तैयार हो जाऊंगा, ये भी भाव होगा। ये सेटिंग है एक्चुअली जो अभी समाज नहीं होने का जो दर्द है हम लोग भोग रहे हैं, है ना। जैसे मेरे बाल पके हैं, सफेद हैं, मैं बाबा जी के साथ 25 साल 20 साल रहा हूं, उसके कारण मेरे को ज्यादा वैल्यू मिल जा रही है, और आप लोग की आयु कम है ना। आप लोग ज्यादा सोचते भी होंगे, ज्यादा अच्छे भी होंगे, तो आपकी तरफ कोई देखता भी नहीं होगा, या शायद मैं ही नहीं देखता होऊंगा। इस प्रकार की चीजें सेट हो जाती है, ये सब चलता है ना समाज में। तो जागृति के लिए जो अनुक्रम है उसको पहचानने की जरूरत है, कौन कहां है। तो फाइनली व्यक्ति में वो देखा जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा व्यवहार होगा। ये पूरा यदि हो जाए तो हम बोलेंगे अनुक्रम को पहचाने और कर रहे। तो पहला स्टेज जब हम अध्ययन करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, पहले हमको यही क्रम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये आगे है, ये उससे आगे है, ये उससे आगे है, ये मिनिमम है, ये उससे नीचे, ये और नीचे और नीचे। तो पहला काम तो अध्ययन का, पठन का ये है। दूसरा काम है जो इससे ज्यादा कठिन है कि लोगों को उस रूप पहचान पाना, जिसको पहचान बोल रहे हैं, जिसको संवेदना बोल रहे हैं, जहां न्याय प्रमाणित होगा, उस जगह को पहचान पाना, है ना। और जैसे ही हम पहचानते हैं उनके प्रति हमारा भाव बदल जाता है ना। हमने किसी को श्रेष्ठ पहचान लिया जागृति क्रम में, या जागृति में पा लिया, हमसे अधिक पा गए, तो उनके प्रति भाव बदल जाता है। तो ये अगला स्टेज है। ये पहचान लेने के बाद फिर अलग प्रकार की गति है। अब इसमें आई थिंक वही आपकी क्षमता इससे बढ़ती है कि आप ये जो क्यूमुलेटिव है, ये बोलना तो आसान है क्यूमुलेटिव, पर एक व्यक्ति खेती बेहतर कर लेता है पर दर्शन इतना अच्छा नहीं बोलता, तो आप उसको श्रेष्ठ माने कि नहीं माने, वो अब इस क्यूमुलेटिव नहीं, दर्शन बोलना माने तर्क देना। एक आदमी मान लो गलत तर्क देता है, एक आदमी है जो दर्शन को गलत तरीके से पढ़ा दिया तो भी उसके पास भीड़ है, उसकी पूजा हो रही है, ऐसे भी हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो दर्शन को बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है, वो सही चीज को बोल रहा है, लोग उसको तर्क में पटक दे रहे हैं, उसका आचरण ठीक है, ऐसा भी आपको मिलेगा। अभी मेरा जो पिछले 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है, हमको ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो गलत व्याख्या कर रहे हैं,
और उनके पास लोग खड़े हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सही बोलने जा रहे हैं, लोग उसको तर्क में फंसा के ये चुप करा दे रहे। दोनों चीज मैं देख रहा हूं। तो जो बोल लिया, लोगों ने मान लिया, वो प्रमाण नहीं है ना। दोनों चीजें दिखती है। तो मूल्यांकन बोलना नहीं है, करना, सोचना, व्यवहार करना, पहचानना, ये सारी चीजों को है। तो आज हम अभी उस जगह नहीं है कि हम जागृति का मूल्यांकन करें, लेकिन कुछ चीजें हमको पहचान में आती है, हम उसके सहारे बढ़ते हैं। तो ये जो परंपरा बनना है, ये बड़ा अभी काम है, क्योंकि समाज में शिष्टाचार का एक सिस्टम है। मेरे सफेद बाल हैं तो, और मैं आपके पिताजी की उम्र का हूं, तो फिर आप मेरे से एक प्रकार का व्यवहार करोगे, मुझे भी अपेक्षा है, आपके अंदर भी वो दबाव है, तो वो भी होना है। उसके बाद आपकी अच्छाई मुझे दिखे या आपकी अच्छाई आप मुझे दिखा सको, वो भी एक प्रयास चाहिए, और उसको मैं बर्दाश्त कर लूं, ये भी चाहिए। मतलब मान लीजिए आप में मेरे से कोई अच्छाई है और आप मेरे से आयु में छोटे हैं, है ना, और उसको मैं बर्दाश्त कर पाऊं, ये भी चाहिए ना। और इससे अधिक फिर मैं इसको प्रेरित हूं उससे। तो ये इसीलिए बड़ी उम्र होते होते आदमी ज्यादा कड़ा होता है, उसके समझने सीखने की जो पात्रता है वो कम होती है, क्योंकि मान्यताएं, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर काम करने लगती है। छोटी आयु में वो मान्यताएं कम है। छोटे बच्चे को मार पीट के हम बता देते हैं, वो बेचारा दूसरे क्षण भूल जाता है, फिर से आके गले मिलता है, पीट दो फिर आके अगली बार गले। हमको कोई ऐसे करके देख लेता है, हम उससे पूरी जिंदगी बात नहीं करेंगे, कसम खा लेते हैं। तो बड़ी आयु के साथ जो रिजिड होना ज्यादा होता है, कम आयु में ये कम होता है। ये मानव परंपरा का या मानव शरीर का कुछ है। तो भैया जो क्षमता है वो इन चारों के बीच में श्रेष्ठता को पहचानने, क्षमता आपको वहां पर अर्जित करनी है, ये मूल्यांकन इन चारों के क्यूमुलेटिव में। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब एग्जाम होते हैं कि ये वाले क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, ये वाले क्वेश्चन के 10 नंबर हैं, तो क्या यहाँ पे अच्छा मतलब आप एक टेबल सा बना लें कि अच्छा व्यवसाय में है तो व्यवसाय के तो टोटल 2 नंबर हैं, तो ये 1/2 मिल गए इनको, पर ये विचार में तो 5/10 है, तो क्योंकि वो 10 नंबर का है विचार, तो इस हिसाब से करना है मूल्यांकन। ये तो भैया बड़ा जबरदस्त आपने देखिए, विचार में ये हो कि ये स्थिति अच्छी है, ये उससे और अच्छी है, ये और अच्छी है, ये और अच्छी है, इस बारे में क्लैरिटी हो। ये मिनिमम है, ये उससे नीचे और बेकार, और ये क्लैरिटी होना विचार का सीमा यहीं तक है। पर ये विचार व्यवहार में आना उससे बड़ा सीमा है। माने ये क्लैरिटी ही नहीं हो पाई कौन श्रेष्ठ है, कौन, एक नीचे का स्तर है, लेकिन क्लैरिटी हो गई, उसके बाद ये व्यवहार में आना, ये उससे बड़ा स्तर हुआ। या सेवा करना चाहिए, मैं बोलता हूं, और सेवा करने के लिए मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ये मतलब बढ़िया नहीं है। सेवा करना चाहिए, मेरे को समझ में आया है, मैं करने की कोशिश करता हूं, उससे बढ़िया है। एक आदमी कर रहा है और बढ़िया है, एक आदमी कर रहा है परंतु सेवा करने की उसकी इच्छा नहीं है, वो बढ़िया नहीं है ना, वो दबाव में कर रहा है। लेकिन फिर भी उस आदमी से अच्छा है जो नहीं कर रहा है, भले दबाव में कर रहा हो, क्योंकि उसी से काम चल रहा है। तो इस रूप में बहुत मिक्स मूल्यांकन आएंगे, है ना। तो अभी बताना मुश्किल है। जैसे बहुत सारे लोग उत्पादन में लगे हैं, उनका मन नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा भाग जो है उसमें मन नहीं। एक बहुत बड़ा भाग है मन है, लेकिन उसके पास कौशल नहीं है, उसके पास अब हेल्थ नहीं है, नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत मिक्स चीजें मिलेंगी अभी, है ना। तो उसमें मूल्यांकन थोड़ा भारी पड़ेगा। तो इसमें अनुक्रमात्मक विधियां
क्या हुई? मतलब ये पहचानने का जो प्रोसीजर है उसको बोल रहे हैं? हाँ, ये विधियों को सेट करना पड़ेगा। अभी समाज में वो एग्जाम्पल सेट होंगे, अभी सेट नहीं है। अभी भय और प्रलोभन को पहचानने की विधियां सेट है। भय और प्रलोभन को प्रयोग करने का विधियां उसमें मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, कैसे किसी को काबू करना है, उसके लिए सिस्टम सेट है। किसी को कैसे काबू करना है उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग है, उसमें पढ़ाया जाता है। इसमें अभी इसका शोध होना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें ये आएगा। तो ये अभी बहुत दूर का काम है ना। तो अगर पूरे को समझना चाहें तो संबंध है पूर्णता के अर्थ में, अनुबंध है इन विधियों की स्वीकृति। हाँ, इन स्थितियों की स्वीकृति, उसके बाद विधियों की स्वीकृति। अब विधियां अभी एस्टैब्लिश नहीं है ना, विधियां हमको ही बनाना है। मतलब हम लोग, आप लोग, हम लोग को बनाना है वो विधियों को। और एक बार में थोड़ी बनेगा, आज बनाएंगे कुछ बिगड़ेगा, अगली बार कुछ और अच्छा होगा, हो सकता है 50 साल लग जाए, फिर उससे और ये सब चलेगा। भय और प्रलोभन को एस्टैब्लिश करने में कितना साल लग गया? 10,000 साल लग गया आदमी को। 10,000 साल में भय और प्रलोभन एस्टैब्लिश हुआ। प्रलोभन ये 50 साल में एस्टैब्लिश हुआ है, या और मैं कहूंगा कि भारत में तो 90 के बाद एस्टैब्लिश हुआ है प्रलोभन। ये एस्टेब्लिश हमें क्या करना है? न्याय धर्म सत्य को एस्टेब्लिश करना, क्या एस्टेब्लिश करना? मूल्य को पहचानना है, आचरण करना है, आचरण की कोशिश करना है, जो आचरण कर रहा है उसका सम्मान करना है, जो आचरण नहीं करना है उसको करने के लिए प्रेरित करना है, बोलना। ये पहला काम तो इतना ही है ना, एक दो दिन का काम नहीं है ये, है ना। आप सोचिए ना, प्रलोभन जो एस्टैब्लिश हुआ है ये बहुत नया है, बहुत नया, बहुत मेनली ये 1990 के बाद आया है। उसके पहले बहुत थोड़ा सा था, ओवर टाइम प्रमोशन ऐसा, उसके बहुत थोड़ा थोड़ा था। सबसे पहले आस्था, सबसे पहले उसके पहले भय प्रधान पूरा शासन चलता था। जंगलों में तो भय प्रधान, फिर उसके बाद आस्था प्रधान, तो राजा का शासन आया तो आस्था। और राजा आस्था जो था पहले एकदम शुरू में भय था, फिर प्रलोभन आया, लेकिन वो प्रलोभन बहुत सेट नहीं हो पाया। आस्था आया, आस्था भय और प्रलोभन का मिला जुला स्वरूप आया। अभी जो मॉडर्न मैनेजमेंट ने प्रलोभन को एस्टैब्लिश किया, एकदम मॉडर्न मैनेजमेंट, ये भारत में 20, 30, 40 साल पुराना है। इसके पहले भय से ही चलता था, भय प्रधान। अभी भी भय प्रधान ही है। यदि आप मेन, कम कर रहे हैं, प्रलोभन को बढ़ा रहे हैं। यदि आप शासन में जाएंगे ना, या प्रशासन में जाएंगे, एक लेवल को शासन कहते हैं, उससे नीचे वाले लेवल को प्रशासन कहते हैं, वो आज भी 100% भय प्रधान है। इसके नीचे वाला जो लेयर है वहां प्रलोभन चलता है। उस ऊपर अभी भी भय चलता है। उसमें पावर कहां से आता है? वोट। जो ज्यादा वोट जमा कर पाता है उसके पास पावर आता है, जिसका बड़ा जनाधार है, वो जो बोलता है वो होता है, उस ढंग से शासन करता है पूरे दुनिया में। उसको वो पद मिलता है और उसको कोई कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे हम कह तो रहे हैं डेमोक्रेसी में मान लो हमारे पास 550 सांसद हैं, चूंकि सब बराबर जगह से जीत के आए हैं तो पहले लेवल में सबका पावर बराबर है। लेकिन जिस दिन एक आदमी प्रधानमंत्री चुन लिया गया, उस दिन उसका पावर ज्यादा हो गया। अब सांसद का और उसका पावर में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद वो कैबिनेट बनाता है, उसकी इच्छा से कैबिनेट बनता है, और वो यदि त्याग पत्र देता है तो कैबिनेट खत्म हो जाता है। तो कैबिनेट का उसके बिना कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसका पावर फिर अलग है, कैबिनेट का पावर फिर अलग है। फिर उसके बाद और नीचे क्रम बनते हैं। प्रशासन के पावर अलग ढंग से हैं। अच्छा, प्रशासन का पावर को कभी भी उठा के बोलता है तुम भैया यहां बैठे रहो, तुम छुट्टी पे चले जाओ,
बोलते हैं ना ये, छुट्टी में चले जाओ, सैलरी लेते रहो, खुश रहो, इतना ही बोलता है वो। उनका पूरा ज्ञान उसी दिन खत्म हो जाता है, एक्सपीरियंस। तो ये पावर है, ये क्या है? ये शक्ति केंद्रित नहीं तो और क्या है? इसी को बाबा जी ने लिखा है शक्ति केंद्रित शासन है, ये डेमोक्रेसी के नाम से। तो बाबा जी डेमोक्रेसी बोल रहे नहीं हुआ, राजा चुनने की विधि बदल गई, पावर वही है, सेम है। जो जब तक गद्दी में रहता है उसके ऊपर कोई आरोप कुछ नहीं लगते, जब गद्दी छूटती है फिर उसके पूरे खुलते हैं। ये कहानी है। एक सूत्र भी है, शासन व्यवस्था में ना व्यवस्था है शासन। क्या बोले? एक सूत्र है, जोर से कहो। सूत्र की बात कर रही हूँ मैं। बाबा जी का सूत्र है, सूत्र दिए हैं, जहाँ शासक है वहाँ व्यवस्था नहीं, जहाँ व्यवस्था है वहाँ शासन। थोड़ा और आगे की चीज, ये आगे की चीज अभी जैसे 4 आयाम में पूर्णता और मूल्यांकन की बात हो रही थी, उसमें केवल एक आयाम में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि उत्पादन वाला है, उसमें लोएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि मैं उत्पादन ही नहीं करूँ, लाभोन्मादिता है और शोषण से आय नहीं, वो लोएस्ट पॉइंट है। और हाईएस्ट है कि मैं प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक वो वस्तु उत्पादित करती हूँ और उसका उपयोग भी है, और उसका हाईएस्ट पॉइंट है कि सदुपयोग भी है और प्रयोजनशीलता भी, ठीक है। और एक चीज है प्राकृतिक विधि से हो रहा हो, प्राकृतिक विधि से हो रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब ऐसा तो भी होगा ही ना कि एक व्यक्ति जो है वो अभी हम जिस स्थिति में है, इसी तरीके से चारों आयामों में हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है। तो ये तो होगा ही कि कोई व्यक्ति जो है किसी एक आयाम में कहीं बीच में खड़ा है, पर दूसरे किसी आयाम में वो कहीं आगे खड़ा है। तो अब जैसे स्वयं का भी मूल्यांकन करना है, तो वो किस तरीके से? जैसे मेरा 2 कपड़े में काम चल जाता है तो मैं कम काम करता हूं, है ना, मेरी समृद्धि इतने में हो गई। आपको 8 कपड़ा लगता है तो आप ज्यादा काम करेंगे, तो आप भी समृद्ध हैं, मैं भी समृद्ध हूं। इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या हुआ? मेरे पास 2 कपड़े हैं और मैं समृद्ध हूं, आपके पास 8 है, आप समृद्ध हैं, तो दोनों समृद्ध हैं, उस जगह पर दोनों बराबर है ना। अब अभी हम क्या मान रहे हैं? 8 कपड़े वाला ऊपर है, तो यहां दोनों समान हो गए, दोनों ने अपनी आवश्यकता पूरी कर ली, खत्म कहानी। उसके बाद बाकी जो समय है, श्रम है, उसको हम कहां लगा रहे हैं? उसको हम व्यवहार में अब लगा रहे हैं, न्याय के लिए। तो न्याय जब करने जाते हैं तो फिर सेवा एक आता है ना, सदुपयोग एक आता है, उसमें हम लगाते हैं, तो उस आधार पर आएगा। उसमें भी पहले स्तर पर एक आदमी परिवार में लगाता है, उसके बाद वो परिवार में सफल हो जाता है, तो फिर वो समाज में जाता है, तो क्रम बढ़ेगा। तो भैया संबंध का तात्पर्य है पूर्णता के अर्थ में एक कमिंग टुगेदर। फिर कमिंग टुगेदर वो क्रिया है जो कि इस क्रम को स्वीकारने की क्रिया है। बेसिकली ये लिखा है 2 लाइनों से, अनुबंध एक क्रिया है जो कि इस क्रम को स्वीकारने की क्रिया है, और जब इस क्रिया पूर्वक 2 व्यक्ति मिलते हैं तो इसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए वो संबंध है, बिल्कुल। अभी क्या है इसका पता नहीं है, भास आभास विधि से थोड़ा सा होता है, कुछ आयु तक तो बढ़िया चलता है, उसके बाद मुश्किल होती है। कुछ आयु तक भास आभास चलता है, उसके बाद विपरीत प्रकार के तर्क हो जाते हैं। आदर्शवाद का कुछ तर्क कुछ करने बोलता है, भौतिकवाद का तर्क उससे विपरीत करने को बोलते हैं, झगड़ा हो जाता है। या आदर्शवाद का एक सिस्टम कुछ बोलता है, आदर्शवाद का दूसरा सिस्टम कुछ बोलता है, वहां तर्क अलग हो जाता है। तो ये तार्किक विधि से अभी मतभेद हो रहे हैं, या कहीं कहीं इंद्रिय संवेदना विधि से मतभेद हो जाता है। मेरे को ज्यादा भौतिक सुख चाहिए, है ना, आपको कम चाहिए, हम दोनों में नहीं बनती। मेरे परिवार में मेरे को ज्यादा चाहिए, मेरी पत्नी को कम चाहिए,
तो पत्नी कम में संतुष्ट हो जाती है, मैं उनको प्रेशर डालते रहता हूँ, ज़्यादा करना है ज़्यादा करना है, वो मेरे को डालते रहती कम करना है कम करना है, ये चलता है। तो इन एसेंस जब तक इस क्रम को नहीं पहचाने तो इसको पहचानना ही फिर संबंध का प्री रिक्विजिट है। मतलब आज की डेट में एक भी संबंध नहीं, प्रमाण नहीं है, भास में कुछ है, आभास में भी कुछ है, प्रतीति में भी कुछ है। देखो भैया इतना कड़ा बोलोगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा है ना। पीछे निविता बैठी है। वही इस भाषा में जब बात करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये माना जाए कि कुछ लोग भास पे हैं, कुछ लोग आभास में भी हैं ही हैं, कुछ प्रतीति में भी होंगे। ये दावा करने नहीं चाहिए कि किसी को प्रतीति नहीं हुई, ये भी दावा करने नहीं चाहिए कि किसी को अनुभव नहीं हुआ। हमने नहीं देखा है भाई अनुभव वाले को, यहां तक तो बोल सकते हैं, या हो सकता है देखा है हमको पहचान ही नहीं आया, है ना। तो इतना दया भाषा में तो रखना ही पड़ेगा। पॉइंट ये है कि वो आपस में कर रहे होंगे तो संबंध होगा, वो व्यक्ति अनुभव वाले भी आपसे कर रहे हैं, जिनको नहीं है इस क्रम का आइडिया तो संबंध नहीं है। हाँ। एक 28 पेज पे है, यह पूर्णतया चित्रण सहज तकनीकी संपन्न मानसिकता, ये वाला हो गया है ना। मूल्य मूलतः जीवन सहज बल की अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। जीवन सहज बल माने सुख, शांति, संतोष और आनंद, इन चारों को अभिव्यक्ति करने वाले का नाम मूल्य है। सुख है तो मूल्य आएगा, सुख नहीं है तो मूल्य नहीं आएगा। वैसे शांति है तो मूल्य आएगा, संतोष है तो मूल्य आएगा। तो यह जीवन सहज मूल्य की ही अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। बढ़िया भैया, एक भाग तो पूरा हो गया। कहां तक पहुंचे? नहीं भैया अभी तो 34 के प्रश्न आ गए। हाँ। ये मूल्य कैसे हैं? सुख शांति संतोष आनंद की अभिव्यक्ति, उस क्रिया में जो मूल्य हैं जब वो घटित हो रहे हैं तब आपको मतलब मन और वृत्ति के हो रहे हैं तब सुख फील हो रहा है। जैसे बहुत सारे कार्य करने के बाद मन वृत्ति के नियंत्रण में आ जाता है या मन वृत्ति के अनुसार हो जाता है। इसका बहुत मोटा लाइन है, अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन होता है। मानव व्यवहार दर्शन के 17-18 चैप्टर में है। माने जब हम अपराध नहीं करते हैं, अपराध क्या है? पर धन अपराध है, पर नारी और पर पुरुष अपराध है, पर पीड़ा अपराध है। जब ये नहीं करते हैं, माने स्वधन करते हैं, स्वनारी या स्वपुरुष में जीते और दयापूर्ण कार्य में जीते, इतना करने से ही मन वृत्ति के अनुसार हो जाता है। या जब तक मन वृत्ति के अनुसार नहीं होगा तब तक ये नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम इस कर रहे हैं तो हम मन को वृत्ति के अनुरूप करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच समझ के। तो मन वृत्ति के अनुरूप हो जाएगा तो सुख होगा। सुख में मन के स्तर पर 3 मूल्य आपको दिखेगा। मन के स्तर पर 3 मूल्य है, वो 3 दिखेगा। अभी भी कभी कभी दिखता है, उसकी थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ेगी। मन वृत्ति के अधीन हो जाता है, अधीन या नियंत्रण में या आश्रय। नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि वृत्त में जो क्रियाएं चल रही हैं वो हमको चलानी है, यही मीनिंग हुआ। वृत्ति में कैसे? वृत्ति में तुलन की क्रिया है और विश्लेषण है। तो मन में जो भी भाव आया उसको हम तुलन और विश्लेषण करें तो विचार आया। उसी विचार को जब हम दोबारा मन में लाए, फिर हमने उसको शरीर के माध्यम से प्रकट किया, तो क्या इसको कहेंगे मन का वृत्ति के अधीन? नहीं, ये बहुत तात्कालिक है। इसमें आएगा न्याय धर्म सत्य के अनुसार। तुलन में, हाँ, तुलन में न्याय धर्म सत्य के अनुसार जो है विश्लेषण होंगे। उस विश्लेषण के अनुसार चयन होंगे। वो पूरा सेट बनेगा स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण का।
भैया मन के तीनों मूल्य घटित होते ही सुख है। मन के तीनों मतलब पहले ये जो आचरण करेंगे और उस नारी और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के बेसिस पे मन और वृत्ति का अलाइनमेंट होगा और फिर ये मूल्य ममता स्नेह घटेंगे कि वाइस वर्सा। वैसे ही देखो, अभी भी कभी कभी हो ही रहे हैं, पता ना, जैसे किसी ने हमारे साथ अच्छे से बात किया, हमको उसी समय अच्छा लगता है, तो भास हुआ, थोड़े समय का रहा, उसके द्वारा आया, उसने अच्छा किया तो मेरे को भास हुआ, उसने अच्छा नहीं किया तो नहीं किया, अब मेरे द्वारा नहीं है इस समय तक, है ना। एक समय में जब मैं करने लगता हूं तो मेरे द्वारा अब लोगों को मिल रहा है, मुझे तो मिल ही रहा है। जैसे मान लीजिए मैं स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण मैं जीने लग गया हूं, अब हो क्या रहा है, अब मेरे से दूसरे को मिलेगा, मुझको तो मिल ही रहा है सुख, तो ये अब मेरे से बहेगा। अभी क्या है, मैं डिपेंडेंट हूं, आप मेरे से अच्छा व्यवहार किया मैं खुश हुआ, नहीं किया तो मैं नाराज हुआ, मेरे अपनी कुछ भी नहीं है पूंजी। मेरी पूंजी क्या है, मैंने स्वधन सोनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य यदि कर लिया तो ये मेरी पूंजी बन गई, और ये मेरी पूंजी मुझे सुख दे ही रही है, और वो सुख जो है रेडिएट हो रहा है, जो बाजू में है आस पे जिनके साथ भी बातचीत हो रही है उसको जा रहा है, ये प्रक्रिया है। जैसे आप कह रहे हो रेडिएट हो रहा है, क्या यही एक इकाई का प्रभाव भी कहलाएगा? यही एक इकाई का प्रभाव क्षेत्र है। हाँ। रेडिएट का मतलब है वैसा रेडिएट नहीं है, भाषा दिया रेडिएट, सूचनाओं के रूप में जा रहा है ना। हाँ। सूचना के रूप में, व्यवहार के रूप में, देखने के ढंग के रूप में, हर चीज में ये जा रहा है ना। भाषा, भंगिमा, मुद्रा, अंगा, हर चीज में जाता है वो। एक प्रश्न और है, जीवन परमाणु अपने वर्तुल गति से अधिक कंपनात्मक गति वैभव संपन्न होता है। बहुत ही बेसिक है। जड़ और चैतन्य में क्या अंतर है? जड़ में दो प्रकार की गतियां हैं, वर्तुल गति और कंपन गति, दो। इसमें वर्तुल गति अधिक है, कंपन गति कम है, इसका नाम जड़ है। चैतन्य में क्या हुआ, कंपन गति अधिक हो गया, वर्तुल गति कम हो गया, ये उसमें होता है। जीवन परमाणु बनने के बाद ऐसा हो जाए। हाँ, तो ये कंपन गति अधिक होती है। ये नया बिल्कुल फिनोमिना है, बिल्कुल नई चीज है जो बोला जा रहा है। कंपन के बारे में बहुत चर्चा नहीं है, यदि अपन फिजिक्स में भी जाएंगे तो वर्तुल के ही बारे में ज्यादा चर्चा है, कंपन के बारे में नहीं। अधिक विकसित में अधिक कंपन हो रहा है, इसीलिए जीवन जो है कम विकसित को चला ले रहा है, प्रभावित कर ले रहा है। अधिक जो है कम को प्रभावित के रूप में है। फिजिक्स में जो कंपनात्मक गति है वो ऐसे होल एटम के रूप में जिस जगह पर है उस जगह पर वो वाइब्रेट कर रहा है, और उसी की वजह से उसमें हीट और ताप और पोषण तो वो अंश है उनमें ज्यादा नहीं है जो आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अधिक वाला कम वाले पर प्रभाव डाल देता है, कम वाला अधिक पर प्रभाव नहीं डालता। ये मोटा एक लॉ है। तो इस पे जिसका कंपन अधिक है तो इसका कंपन उस पर सवार हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है। कैसे, हम कैसे कर रहे हैं? हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं। जीवन शरीर को कर रहा है, शरीर किसी वस्तु को कर रहा है, वो वस्तु परमाणु को तोड़ दे रहा है। हम सोच रहे हैं, सोचने से कुछ कर रहे हैं, करने के बाद गाड़ी चल रही है। अब गाड़ी भी चलाने की जरूरत नहीं है, एक सैटेलाइट भेज दिए, वो फोटो भेज रहा है। वो ये इनडायरेक्ट है पूरा। डायरेक्टली हम किसी चीज को अब नहीं चला रहे। डायरेक्टली जीवन ने मेधस तंत्र से कुछ चीजों को सेट कर दिया, अब मशीन ही मशीन को चला रही है। हमको अब कुछ भी नहीं करना है। से साइंटिस्ट सोए रहते हैं, वो मार्स से फोटो भेज रहा है। तो इसी विधि से अधिक शक्ति कम शक्ति को नियंत्रित करता है। इसके मूल में अस्तित्व में दो ही गति है मध्य दर्शन के हिसाब से, वर्तुल और कंपन। तीसरी गति नहीं होती है।
और कंपन जो है वर्तुल से अधिक हो जाता है चैतन्य में, इसलिए चैतन्य सबको चला लेता है। इस सिचुएशन में क्या होता है जब आत्मा सहस्त्र जब जागृत हो जाता है जीवन, तो उस स्थिति में क्या होता है? और वो पूरी तरह से नियंत्रित हो गया, बुद्धि नियंत्रित हो गई, चित्त नियंत्रित हो गया। तो देखिए होता क्या है, फालतू काम कम करता है या नहीं करता है। अभी एक आदमी बहुत सारे फालतू काम कर रहा है अपने मनोरंजन के लिए। जैसे एक किसी व्यक्ति को उठा के देखिए, वो बहुत सारा काम इंद्रिय आस्वादन के लिए कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारा काम अपने अहंकार को दूसरे पर दबाने के लिए कर रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जो जरूर है वो करता है, तो उसका काम 5% या 2% या 1% हो जाता है। ये वाला शरीर वाला यही कंपनात्मक नहीं, वो जो उसका जो संबंध मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, ऐसा करके शरीर को नियंत्रित किया। अभी क्या है, शरीर दबाव डाल देता है ब्रेन पर, ब्रेन मन पर दबाव डालता है। उस दबाव से मैं पगला जाता हूं और मैं कुछ खाने पीने या भोग करने के लिए घूमते रहता हूं। ये शरीर का प्रभाव मन पर होने का पागलपन है ये। तो हमारे पास दो ही स्रोत है प्रभाव के, या फिर शरीर से प्रभाव आते हैं मन तक, या आत्मा से या अनुभव से आता है। तो जब अनुभव से आता है तो वो शरीर वाले प्रभाव से अप्रभावित रहता है, तो उतना ही खाने को देता है जितने में ये चल जाए, उतना ही ये सब फालतू के जो शरीर के जो काम है उतना ही करता है। संवेदनाएं कंट्रोल होती है। हाँ, तो उसके पास बहुत समय रहता है, शरीर को भी तंग नहीं किया रहता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, शरीर से और ज्यादा काम ले पाता है। तो उनके पास समय है, शक्ति है, सब कुछ बचा रहता है। तो इसका प्रयोग वो दूसरों को समाधानित करने में या प्रमाणों को बनाने में करते हैं। गति भी, लेकिन गति इसी हिसाब से रहती है कि कंपनात्मक गति जागृत जीवन में भी ज्यादा ही रहती है वर्तमात्मक गति से। हाँ, वो सब में एक जैसा। इसमें क्या है, मन और वृत्ति में विरोध है। माने मन का जो कंपन है और वृत्ति का जो कंपन है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, ये भ्रमित है। वृत्ति और चित्त का सिंक्रोनाइज नहीं है, या वैसे ही पूरे उसमें पूरा सिंक्रोनाइज हो गया आत्मा के हिसाब से बुद्धि, ये जो कंपनी सिंक्रोनाइज हो गया, और क्या चीज होगा। तो फिर उसमें कंपनात्मक गति कम नहीं होगी? नहीं, गति तो उतनी ही है, जड़ से अधिक जड़ से अधिक है ही है, और वो उतना ही है। अब सिंक्रोनाइज नहीं होने को हम ज्यादा बोल रहे हैं तो एक अलग बात है ना, हमारा टर्मिनोलॉजी है ना। हमने मान लिया है कि एक समय में रेजोनेंस होता है, हमने फिजिक्स पढ़ लिया थोड़ा सा, तो वो तंग करता है। तो मतलब कंपनात्मक गति भी घूर्णन और वर्तुल के संयुक्त रूप में कंपन है। सब साथ है, कोई अलग नहीं, एक को कभी नहीं पाएंगे। नहीं, वो घूर्णन है, वर्तुल है, तभी कंपन होगा। हाँ, कंपन है तभी घूर्णन और वर्तुल होगा, या घूर्णन और वर्तुल है तभी कंपन होगा। तो ये मतलब ये कंपन अधिक होने का कारण हाइड्रोजन में 2 अंश है मान लो, और हीलियम में 3 है या 4 है, ये क्यों, क्या है कारण? अस्तित्व में वो सेटअप है, यही कारण है हर चीज का। किसी में 5 है, किसी में 15 है, किसी में, ये क्यों है? ये अस्तित्व का सेटअप है, ये अस्तित्व की मौलिकता है, ये उसका उत्तर है। आप उसको हम लॉजिक बनाए, क्या मतलब है? भार बंधन से मुक्त होना भी ये इतना भार बंधन का एक कंफ्यूज रहता है। भार बंधन, अब हम लोग तो जैसे हम लोग भार को जो समझ में आती है, हमारे भार जो है वो जैसे मेरा भार है, मेरा वेट है, वो ये वो चीज नहीं है ना। भार बंधन का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? इसका भार का क्या तात्पर्य है? ये तो एक फोर्स है, ये यहाँ ये जाना चाह रहा है, ये इसका भार है, हाँ है ना। ठीक है, ये भी जाना नहीं चाहेगा तो इसका क्या भार होगा? जीरो नहीं होगा। नहीं, जीरो। तो जड़ परमाणु अकेले नहीं रख सकता, वो किसी के साथ ही अपने आप को व्यक्त कर पाता है, ठीक है, इसलिए वो किसी के साथ मिलता है, इसी का नाम है भार। भार बंधन, किसी के साथ मिलने के लिए इसमें जो पीड़ा है, प्रवृत्ति है, ये अकेला ही रह सकता है, इस समय ये भारहीन। तो चैतन्य परमाणु को अपने आप को व्यक्त करने के लिए कहीं से चिपकने की जरूरत नहीं है,
भौतिक रूप से, न वो चिपक सकता है। उस कंडीशन को हम कह रहे हैं भार बंधन से मुक्त। पर उसको शरीर तो चाहिए ना प्रमाणित होने के लिए। थोड़ा जोर से बोलिए। और उसे शरीर तो चाहिए ना प्रमाणित होने के लिए। हाँ, तो उसका नाम भार बंधन नहीं है, उसका नाम है आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, है ना। भार बंधन से मुक्त हो गया, ये 3 नए बंधन आए हैं, क्रम से एक एक बंधन से मुक्त होगा। मानव तथा पुरस्कार शरीर संवेदना की क्रियाकलाप जीवंतता के आधार पर ही 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य संपादित हो पाता है। कर्मेंद्रियों का क्रियाकलाप जीवंतता स्पष्ट न रहते हुए भी कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ मास और वर्ष तक भी पराधीनता विधि से सप्राणित रह सकता है, अर्थात सांस और हृदय क्रिया चल सकती है। पराधीनता विधि क्या? मतलब जैसे खुद खाना खाता है, ये पराधीन नहीं है, लेकिन एक आदमी कोमा है, बेड में पड़ा हुआ है, उसको मुंह से खिलाया जा रहा है, कोई और खिला रहा है, ये पराधीनता विधि है। एक ये मानव शरीर की बात करिए। पेज बताएंगे, पेज कौन सा? नई वाली में 14 नंबर। ये मानव शरीर की ही बात हो रही है। जैसे एक आदमी कोमा में पड़ा है, कितने से 6 साल से पड़ा है, उसको लोग खाना खिला रहे हैं ना, पानी पिला रहे हैं, नहीं खाना खिलाएंगे तो मर जाएगा वो। तो ये पराधीनता विधि से कुछ साल भी जी सकता है, ऐसा कह रहे हैं। और उसमें हम ये क्लियर नहीं है कि जीवन उस शरीर को छोड़ दिया कि नहीं। वो कभी क्लियर नहीं होगा। देखो, जीवन है वो कैसे स्पष्ट हो रहा है? ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है तो स्पष्ट हो रहा है, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियां ही यदि काम नहीं कर पा रही है, जो मेधस तंत्र का वो भाग जो ज्ञानेंद्रियों के कार्यक्रम को चलाता है, वो यदि खराब हो गया है, तो अब जीवन यदि है भी, वो कुछ कर भी रहा है तो वो काम ही नहीं कर रहा है। मान लो कंप्यूटर में मैं बैठा हूं और ऐसा ऐसा मैं दबाया जा रहा हूं और आपका कंप्यूटर ही खराब है, तो थोड़ी आएगा कुछ प्रिंट। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं नहीं हूं, ठीक है ना। कीबोर्ड होता है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और उसका कीबोर्ड खराब हो गया है और मैं ऐसे पीटे जा रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई पीट नहीं रहा है। कोई पीट रहा है उसका प्रमाण नहीं है। हो सकता है कोई पीट रहा है, हो सकता है कोई नहीं पीट रहा है, हमको पता ही नहीं है। तो कीबोर्ड को हम चला रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है, सेम स्थिति वही है। तो ज्ञानेंद्रियों का जो फंक्शन है वो मर गया है। क्यों मर गया? ब्रेन का वो भाग मर गया है। ब्रेन का जो दूसरा भाग है जो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है वो जीवित है। जैसे हृदय चल रहा है, श्वास चल रहा है ना, खून बह रहा है, ये ब्रेन ही इनको कंट्रोल कर रहा है। सामान्य भाषा में बोलते हैं ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन का ज्ञानेंद्रिय भाग डेड हो गया, कर्मेंद्रिय वाला भाग चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसी को कह रहे हैं जीवंतता नहीं है। तो जीवंतता को किस चीज से जोड़ रहे हैं? ज्ञानेंद्रियों के फंक्शन को कर पाना बराबर जीवंतता। इसमें जो नियंत्रण वाली बात आ रही है श्वास वाले मामले में कि भाई माइंड से हो रहा है, लेकिन माइंड से नहीं, ब्रेन से हो रहा है, लेकिन अगर हम मतलब चाहे नहीं लें सांस तो नहीं लेते नहीं। कितने देर नहीं लोगे? देखो, इसमें 2 चीज इन्वॉल्व है। मैं सांस नहीं लूंगा में मन भी इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है। इसमें मन ने ब्रेन को मजबूर कर दिया कि नहीं ले। ये किस समय तक चलेगा? या फिर मन जीतेगा तो मरेगा, ब्रेन जीतेगा तो वो जिया रहेगा। मन जीतेगा तो मरेगा ही ना वो, क्योंकि उसने ऐसी इच्छा कर लिया है, ऐसी आशा कर लिया है जो शरीर विरोधी है। यही सुसाइड है।
लेकिन ऐसी स्थिति है कि शरीर अक्षम है कुछ भी करने के लिए और ऐसा डिसीजन ले लिया आपने जो ऐसी स्थिति में पड़े ही रहे हैं, मतलब उसमें क्या क्या वैसा डिसीजन लिया जा सकता है? जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं यदि चाहूं कि मैं शरीर को छोड़ के चला जाऊं, मैं तो नहीं कर सकता। मेरे को रेल के नीचे कूदना पड़ेगा या इस बिल्डिंग से नीचे कूदना पड़ेगा इस शरीर को मारने के लिए। मैं चाहूं और शरीर को छोड़ के चले जाऊं, ये मेरी तो ताकत नहीं है। मैं सब समझता हूं कि 99.9999 लोगों के पास वो ताकत नहीं। हम चाहेंगे और हम शरीर को छोड़ दें, वो नहीं। लेकिन जो बहुत बड़े गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, मैं उनको 0.0001 में रखा हूं। अभी वहां बात नहीं करूंगा, पहले तो ये वाला हो जाए, है ना? पहले ये वाला भाग पूरा हो जाए ना। हम नहीं कर पाते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। इस शरीर की हर क्रिया को क्या जीवन चलाता है? जैसे सपोज करिए मेरा जो फेफड़ा है वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, हृदय धड़क रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा हृदय बंद हो जाए तो नहीं होता। मैं चाहूँ, जैसा आप अभी कह रहे थे, सांस लेना है, नहीं। मैं चाहूँ मेरा लीवर बंद हो जाए, नहीं। बस इतना ही है। क्या ये जो फंक्शन हो रहे हैं ये शरीर खुद ही कर रहा है या इसमें जीवन का कोई रोल है? इसका उत्तर के लिए हम वहां जा रहे हैं जहां पर जीवावस्था के ऐसे शरीर हैं जहां अभी जीवन नहीं है। वहां देखने पर लगता है कि जीवन के बिना भी ये सब चल रहे हैं। इसीलिए बिना जीवन के हार्ट और ये सब चल सकते हैं। इसको साइंटिस्ट बोल रहे हैं और मध्यस्थ दर्शन भी बोल रहा है, छोटे जीवावस्था के इकाइयों के लिए वो सही है ना? तो ये तो पक्का हो गया कि 99.9999 लोग शरीर को छोड़ नहीं सकते। फिर उनकी मृत्यु क्यों होती है? शरीर मर जाता है। शरीर मर जाता है माने ब्रेन का कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मर गया, या हार्ट बंद हो गया। हार्ट बंद हो गया तो खून बहना बंद हो गया, क्लॉटिंग हो गई, सब मर गया। या लंग्स बंद हो गया तो लंग्स में ऑक्सीजन नहीं मिला हवा में, तो क्लॉटिंग हो गई और मर गया। तीन में से कोई एक पहले बाकी दोनों बाद में, यह सिस्टम। कोई एक मरेगा, बाकी दोनों को मरना ही पड़ेगा। यह पूरा मृत्यु का सिस्टम। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, मेरे चाहने से नहीं होती है। पहला 99.99999 बढ़ाते जाए, बोलते रहते हैं, बस वो केवल बोलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उनको इतना तंग न करिए कि वो छत से कूद जाए। इतना ही करना होता है कि नहीं आपका रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपके रहने से हमको शांति मिलती है, हमको बल मिलता है। आप बोलते रहिए, वो बीच बीच में बोलना छोड़ देंगे। कभी कभी हम भी चाहते हैं कि मर जाए, लेकिन नहीं बोलते, दूसरे लोग मर जाते। ठीक है, तो एक अब आता है कि 0.00001 वाला जो आदमी है वो क्या कर सकता है? क्या वो शरीर को छोड़ दे? क्यों छोड़े? मुद्दा है कि क्यों छोड़े। शरीर को छोड़ने का कारण क्या है? मान लो मेरे शरीर की ऐसी स्थिति हो गई और मेरी ताकत आ गई, तो क्या मैं छोड़ दूंगा? उसके पीछे कारण चाहिए ना। ये मेरे परिवार वालों पर बहुत बोझ हो रहा है, तो मैं छोड़ सकता हूं। या यदि मैं ये सोचूं कि उनको अभी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उससे उनमें संस्कार आएंगे, कुछ सेवा इन्होंने किया नहीं है, कुछ करे इस बहाने, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों चीजें सोच सकता हूं ना मैं। उनके ऊपर बहुत खर्चा आ रहा है, बहुत कष्ट आ रहा है, मैं छोड़ देता हूं। या वो सेवा करके उनके जीवन में जागृति के लिए पात्रता योग्यता बनेगी, ये मानता हूं, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। यदि मेरे पास ताकत है, तो अभी तो नहीं है, पहले ही बोल दिया है ना। मेरे जैसा या मेरे से जो ज्यादा ताकतवर 0.001 वाला है, वो ये सोचेगा, दोनों ऑप्शन सोचेगा। और उतनी ताकत वाला आदमी दूसरे ऑप्शन को चुनाव करेगा कि उनकी पात्रता योग्यता बढ़े।
न कि वो आर्थिक खर्चों को सोचेगा। सोचेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं सोचेगा। उस लेवल का जीवन वो दूसरे के खर्चे तो नहीं सोचेगा, वो उनकी जागृति ही सोचेगा, तो वो भी नहीं छोड़ेगा। भैया ऐसा नहीं होता ना कि प्रयोजन मेरा हो गया शरीर का, मैंने जो सोचा था हमने सोचा वो प्रयोजन नहीं है। जागृति के पहले वही जागृति के पहले सोचा हुआ है तो वो प्रयोजन नहीं है। जागृति जैसे बाबा जी ने क्यों नहीं छोड़ा? अब मैं उत्तर अब बहुत पर्टिकुलर लाऊं, बाबा जी छोड़ सकते थे क्या? मान लो छोड़ सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? मुझे लगता है कि यदि वो छोड़े होते तो मुझे कुछ चीजें जो उसी कंडीशन में समझ में आई वो नहीं आती, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे 2-4 साथी और मानते हैं जो वहां साथ में रहे। मैं तो ये मानता हूं कि 20 साल साथ में रह के जो सीखा, 2 साल वो बेड में रहे उसमें उतना ही सीखा, उससे आगे वाला पाया, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलती मान रहा हूं, लेकिन आज तक तो मैं यही मान रहा हूं। मैं उससे आगे वाला पाया, ऐसी मेरी स्वीकृति। मैंने उसकी छोड़ना जरूरी नहीं था। तो ये तो जागृत व्यक्ति के संदर्भ में बात है जिनसे लोग मिलना चाह रहे हैं और उस कॉन्वर्सेशन, उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप आए। सेवा से पात्रता कैसे रिलेट? अगर मात्र भाई जो संवेदनहीन है उसमें संवेदना आएगी। एक आदमी संवेदनहीन होता है ना, उसमें अभी विकास संवेदना आना ही है। आपको भूख लगी है, मुझे को पता नहीं चलता है, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं भाई, मुझे ये पता लगना जरूरी है। अभी हम इसी को श्रेष्ठ मान लिए ना, किसी को भूख लगी हमको पता ही नहीं चला है, कोई थक गया है हमको पता ही नहीं चल रहा है। हो गया उत्तर पूरा? देखो उत्तर भी सही समय में पूरा होता है। एक ऐसी स्थिति है कि उनको पता है कि जो मेरे संबंधी वो कर्जे में दबे जा रहे हैं, पता नहीं है, मतलब वो ये महसूस करता है कि ये मेरे उसके चक्कर में कर्जे में डूब गए, उनकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वो उनको सिखाना चाहेगा या वो चाहे, दूसरा आदमी चाहेगा कि मर जाए, ये अलग कहानी है। वो क्या चाह रहा है? वो भी तो चाह सकता है इस बात को कि वो मान लो वही उस लेवल का जो वही बताया ना, जागृत यदि आदमी है वो कर्जा और पैसा नहीं सोचेगा, वो तो जागृति ही सोचेगा। जब समझ आएगी भ्रमित आदमी सोच सकता है, भ्रमित सोचेगा ना, भ्रमित सोचेगा कि ये जाए बढ़ाऊ। हमारे घर की कहानी है। मदर-इन-लॉ बीमार थी, किडनी प्रॉब्लम थी, ट्रीटमेंट चल रहा नहीं हो, ठीक हो रहा था, डायलिसिस पे भी जाते रहे। 6 महीने हम लोग लगे रहे साथ में। होता रहा, एक टाइम था कि उनका पता चल गया था, हमें तो खास हो गया था, उनको भी अपने आप होगा, हम कोशिश करते उनको ना पता लगे। ट्रीटमेंट नहीं काम हो रहा, सिर्फ डायलिसिस पे ही रहना अब उनके लिए था। तो पहले ट्वाइस अ वीक जाते थे, थ्राइस अ वीक हम डायलिसिस के लिए मैं लेके जाती थी। तो वो उस टाइम के बाद में शरीर से भी अपने में इतनी तंग थी, तो वो मुझे बोलती कि मुझे नहीं जाना। तो मैं अच्छा नहीं अभी चलेंगे, ऐसे करके करते लेके जाती। एक दिन हम दोनों को साथ में बोले कि हो गया, तुमने जो करना था कर लिया, मेरे तुमको नहीं पता कि ये डायलिसिस मेरे कितना कहते खून चूस लेता है, मुझे ना अब तुम छोड़ दो। तो हमने बोला कि आपको बहुत कष्ट होगा, हमें डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो कहे कि अगर टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी बॉडी में, डायलिसिस नहीं होगा तो बहुत पेन होएगा, सब होएगा। तो बोले नहीं, मुझे विश्वास है तुम लोग संभाल लो। उन्होंने जब बोला, और उनका होता था कि लाइक नो मीन्स नो, इतनी दृढ़ थी। उन्होंने छोड़ा, उसके करीब 2 हफ्ते में धीरे धीरे बॉडी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पेन मैनेजमेंट करके, तो हमें ऐसा लगा कि वो बहुत अपने में थी कि मैं
अब जीना नहीं चाहती और उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया। और भी मैं देखती हूँ, मैं अपने पिताजी देखती हूँ, वो जैसे वो दीदी कह रही है ना, बहुत हो गया, बुला ले भगवान, वो वाला बात करते हैं। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ उनको अपने शरीर से बहुत मोह है। तो जब मैं बात करती हूँ, मैं कहते हैं बुला ले भगवान, मैं कहती हूँ आप ये मोह छोड़ दो तो शायद कुछ और हो। मैं तो रास्ता ऐसे ही समझ पाती हूँ। आपको क्या लगता है? ऐसे ही है। अभी फाइनली जो बाबा जी कहते थे कि आदमी को यह तय करना पड़ेगा कि वो आईसीयू में मरेगा कि अपने परिवार वालों के बीच मरेगा। वो भी एक चीज है जो लोगों को तय करना अभी बचा है। जो ज्यादा मॉडर्न आदमी है वो आईसीयू में मरना चाहता है। नहीं, वो पिताजी तो चलते फिरते भगवान की तरह से इतना वो